चलिए अब लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये जानेंगे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एज द वर्ड इंडिकेट, जैसे वर्ड इंडिकेट कर रहा है, ये रिलेटिव है, मतलब एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं उसको? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेशियो है सिंपली, ये भी रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इसको बोलेंगे, बोलने का क्या मतलब है, कैसे इसको लिखेंगे, कैसे बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सिंपली ये रेशियो है। सिंपली क्या है? रेशियो। μ2 बाई μ1। μ2 क्या है? c बाई v2, c बाई v1। ये रेशियो है। क्या इसको रेशियो डिवाइड करेंगे v1 बाई v2। ये जो रेशियो है, और इसको आप लिख सकते हो λ1 बाई λ2, इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इस केस में ये क्वांटिटी है ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? लेस देन 1 भी हो सकता है। लाइक दैट हम ये भी समझ सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। इसको हम लिखेंगे ऐसे μ1 2, ऐसे लिखेंगे 1 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू c बाय v1 और μ2 इज इक्वल टू c बाय v2, v2 बाय v1। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। चलिए हमने इस तरह से लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे λ2 बाय λ1। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। दोनों क्वांटिटी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो स्नेल्स लॉ से तो एक बात तो क्लियर कट आपके समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 भी होता है और लेस देन 1 भी होता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 1 ही होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, और ये क्या होता है? ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता, क्या हो सकता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। दोनों कंडीशन है, लेकिन इसमें क्या है? ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। कहानी मैंने क्यों बताया था? क्योंकि c बाई v आ रहा है। ये क्या आ रहा है? c बाई v, जो ऑलवेज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब इसको देखिए, ये इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, और इसमें क्या है? लेस देन 1 भी और इक्वल टू ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। तो स्नेल्स लॉ को फिर से हम लोग स्टडी करेंगे। फ्रॉम स्नेल्स लॉ आपने क्या पढ़ा था? μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। μ1 by μ2 इज इक्वल टू sin r by sin i लिखा हुआ है, देखिए, है ना? तो μ1 by μ2 को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, इसको क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। चलिए, ये क्वांटिटी लिख दिए। ये क्वांटिटी आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। चलिए, μ2 by μ1 ये भी लिख सकते हैं, इसको हम μ2 by μ1 भी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? sin i by sin r, दैट इज इक्वल टू, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे μ2 एंड μ1। चलिए, इतनी सारी बातें हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ नो रिफ्रैक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंडीशंस ऑफ नो रिफ्रैक्शन। क्या कंडीशन है जब रिफ्रैक्शन नहीं होता है? व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच रिफ्रैक्शन डज नॉट अकर? रिफ्रैक्शन नहीं होता है, बाउंड्री इनविजिबल हो जाती है। क्या क्या कंडीशंस है ना, जो रिफ्रैक्शन नहीं होता है ना? तो हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस रिफ्रैक्शन का नहीं होना। रिफ्रैक्शन का नहीं होना क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है फॉर नॉर्मल इंसिडेंट लाइट एट ए बाउंड्री। कोई लाइट अगर इंसिडेंट है बाउंड्री पे, तो उस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट में बेंडिंग नहीं आएगी, लाइट अनडेविएटेड चला जाएगा, और बाउंड्री जो है इनविजिबल रहेगा, बाउंड्री नहीं दिखेगा। जो दूसरा मीडियम है उसमें कोई अगर ऑब्जेक्ट रखोगे भी तो वो ऑब्जेक्ट दिखने वाला नहीं है। फॉर नॉर्मल इंसिडेंट लाइट एट बाउंड्री, है ना? तो नॉर्मल इंसिडेंट लाइट जो है बाउंड्री पे गिरेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 आ जाएगा। स्नेल्स लॉ से देख लो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। μ1 μ2 कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो नॉर्मल इंसिडेंट में क्या होता है कि बाउंड्री इनविजिबल होती है,
तो जब बाउंड्री इनविजिबल होगी तो क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर दैट इज इक्वल टू जीरो। जीरो, इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन। देख लीजिए, नो रिफ्रैक्शन इन दिस केस। It is the this medium has refractive index mu1 and this medium has refractive index mu2। और ऐसे ऐसे केस में क्या हो रहा है, बाउंड्री इनविजिबल है। ये बाउंड्री क्या है, इनविजिबल हो जाता है, नहीं दिखता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम लोग इतना सारा पढ़े। एक और कंडीशन पढ़ेंगे जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तब। ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन नहीं होने का एक और वजह। क्या वजह हो सकता है जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन अगर नहीं होगा, दो मीडियम के बीच में लाइट अगर ट्रेवल कर रहा है तो अनडेविएटेड अगर पास हो रहा है, तो एक और केस हम समझ सकते हैं, नो बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर लाइट बेंड नहीं कर रही है, मतलब लाइट में रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, लाइट इज नॉट रिफ्रैक्टिंग। तो कहानी कैसा होता है, क्यों ऐसा होता है। मान लो दो मीडियम है, एक ये मीडियम है और ये मीडियम है, दो मीडियम है। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है। इफ द टू मीडिया हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, अगर दो मीडिया है ना, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो उस कंडीशन में भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, तो हमने क्या बताया आपको, सेकेंड रूल देखिए, इफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया इज सेम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दो मीडिया का सेम आ गया, इट मींस mu1 इज इक्वल टू mu2। इट मींस दे मस्ट हैव द सेम रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। अगर दो मीडियम का सेम रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आ जा रहा है, तो ये स्नेल्स लॉ से देखेंगे, mu1 sin i इज इक्वल टू mu2 sin i। इट मींस एंगल i इज इक्वल टू एंगल r। इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां देखिए mu1 और mu2 कट जा रहा है और क्या आ रहा है, sin i इज इक्वल टू sin i। इट मींस एंगल i इज इक्वल टू एंगल r। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है अनडेविएटेड पास कर रहा है। लाइट इज पासिंग अनडेविएटेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट एक सीधे में जा रहा है, बेंड नहीं कर रहा है, नॉर्मल की तरफ ना बेंड कर रहा है ना नॉर्मल से दूर बेंड कर रहा है, मतलब लाइट जो है सीधा जा रहा है, अनडेविएटेड जा रहा है। ऐसे ऐसे कंडीशन में जो बाउंड्री है इनविजिबल हो जाती है। बाउंड्री क्या होता है, इनविजिबल हो जाता है, बाउंड्री दिखता ही नहीं, अदृश्य हो जाता है। ओके, और बाउंड्री जो नहीं दिखेगा उसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो कोई ट्रांसपेरेंट सॉलिड हमने रख दिया किसी लिक्विड में, और अगर हमने रख दिया तो इसका मतलब अगर इनविजिबल दिखेगा, ट्रांसपेरेंट सॉलिड अगर नहीं दिखेगा, इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉलिड का है वही लिक्विड का रहेगा। दे मस्ट हैव द सेम रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, then only transparent solid will be invisible, it cannot be seen by any observer। तो ओके, यहां से अगर सॉलिड देख रहे हैं तो सॉलिड दिखेगा ही नहीं, इनविजिबल रहता है, वो दिखेगा ही नहीं। ओके, तो ये क्यों होता है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो ऐसा जादूगर लोग भी इसी चीज का यूज करते हैं। जादूगर लोग भी क्या करते हैं, इस चीज का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, सब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो इस ऑब्जेक्ट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सबको दिखाते हैं पहले, देखो इसका ये आपको दिख रहा है, पहले से बताते हैं सर ये आपको दिख रहा है, बोला हाँ सबको, सबने कहा, सब क्या बोल रहे हैं, हाँ भाई दिख रहा है, क्यों नहीं दिखेगा, जिसके पास आँख खुला हुआ है, लाइट आ रही है, उसको जरूर दिखेगा हमारा, है ना। तो क्या बोलते हैं पहले, वो देखो सबको दिख रहा है, सब दिख रहा है, सबको ये मार्कर दिख रहा है। ओके, और हमने इसको क्या किया, जादू दिखा रहे हैं, उस किसी लिक्विड में डाल दिया, ऐसे लिक्विड में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मार्कर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए। मान लो अगर हो जा रहा है, तब अगर पूरा ऑडियंस को हम दिखाएंगे तो इनविजिबल दिखेगा। तो क्या जादू है? नहीं, ये जादू नहीं है, ये रिफ्रैक्शन का कहानी है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आ जाता है, सेम रहता है, तो ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं, ये लाइट आर पार हो जाएगा, अनडेविएटेड पास होता चला जाएगा, बेंड नहीं करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, ये बेंड नहीं करेगा, या अवे फ्रॉम नॉर्मल भी नहीं जाएगा, बेंड नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगी। रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो बाउंड्री इनविजिबल हो जाएगा, और इस केस में ऑब्जेक्ट ही अदृश्य हो जाएगा, दिख जाएगा। तो बोलेंगे जादूगर बोलता है देखो मैंने इसको गाइड कर दिया, दिस इज कॉल्ड मैजिक, दिस इज नॉट कॉल्ड मैजिक, दिस इज द केस ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का केस है। ओके,
तो हमने रिफ्रैक्शन यहाँ पढ़ा, लाइट के लिए रिफ्रैक्शन होता है, क्या साउंड के लिए रिफ्रैक्शन नहीं होता? बिल्कुल, साउंड के लिए भी रिफ्रैक्शन होता है। साउंड वेव ऑल्सो रिफ्रैक्ट्स। साउंड रिफ्रैक्शन मतलब क्या है? बेंडिंग, बेंडिंग की हम कहानी पढ़ रहे हैं, बेंडिंग। तो साउंड की कहानी देखिए, फॉर द साउंड वेव, साउंड में क्या होता है कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, इट रिक्वायर्स ए मीडियम टू प्रोपैगेट। साउंड को मीडियम चाहिए प्रोपैगेट करने के लिए, इसीलिए साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है? सॉलिड में। सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होती है? सॉलिड में, स्टील में, है ना, बहुत ज्यादा स्पीड होती है। फिर उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में, और फ्री एस्पिरेशन बिल्कुल नहीं। ओके, ये सब चीज आप जानते ही होंगे। तो साउंड वेव्स के लिए आप देखिए, स्पीड इन वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड इन एयर। साउंड वेव्स के लिए दिस इज ट्रू फॉर द साउंड वेव। इट मीन्स वाटर इज रेयर देन एयर। वाटर जो है वो रेयर, एयर से क्या हो रहा है? रेयर है। किसके लिए भाई? साउंड वेव के लिए। तो अगर ये रेयर है, वाटर रेयर है, तो एयर से वाटर जाए, मतलब एयर से वाटर में लाइट अगर जाएगा तो कहानी क्या होगी? एयर से वाटर में लाइट अगर जाएगी तो कहानी क्या होगी? एयर से वाटर में लाइट जाएगी तो साउंड वेव्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, क्या होगा? बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से क्या होगा? दूर भागता है। ओके, आप इस चीज को समझ लीजिए। देन बट लाइट वेव्स बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर लाइट एयर से वाटर की तरफ जा रहा है, एयर से वाटर की तरफ जा रहा है, तो बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल फॉर द लाइट वेव्स। लेकिन अगर मैं साउंड वेव्स की बात करूं तो साउंड वेव में जब एयर से वाटर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। ओके, चलिए ये भी बात सही है। तो अभी हम लोग टॉपिक, इतना सारा टॉपिक हम लोग कर रहे थे, तो हमारे पास टॉपिक था रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं। जितने सारे टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ओनली वी आर स्टडीइंग अबाउट द रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेसेस। देन वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस। इसके बाद हम लोग को स्टडी करना होगा कौन सा टॉपिक? रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस। ओके, ओके, अब एक नया फिनोमेनन हम पढ़ेंगे, एफरेंट डेप्थ। एफरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो रिफ्रैक्शन से भी इमेज बनता है, ठीक है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इमेजेस आर ऑब्जर्व्ड, है ना। रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से इमेजेस बनते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। हमें जो भी इमेज पढ़ना है वो रिफ्रैक्शन की वजह से पढ़ना है। तो जब रिफ्रैक्शन होता है तो आप ये बात समझ लो कि 100% लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होता। 100% लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन के साथ हल्का फुल्का रिफ्रैक्शन भी होता है, कुछ ट्रांसमिशन भी होते हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन भी होते हैं। जो कुछ भी है ये हम लोग जानते हैं, 100% नहीं होता। लेकिन रिफ्लेक्शन में भी आप लोगों को मैंने वही केस बताया था कि 100% लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती है। कुछ ना कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होती है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ओके, तो इसलिए इंटेंसिटी कम हो जाती है, जो रिफ्लेक्शन इमेज आता है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। हमें उस केस में तो रिफ्लेक्शन हमने काफी अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से एक एफरेंट डेप्थ को भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये एफरेंट डेप्थ है क्या, ठीक है। ये एफरेंट डेप्थ का मतलब क्या होता है? एफरेंट डेप्थ जो ऐसा डेप्थ होता है जिसको ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व डेप्थ फ्रॉम और बाय द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर इस डेप्थ को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, जो उसे दिखेगा वही डेप्थ एपरेंट डेप्थ कहलाता है। यू कैन से इट ऑब्जर्व डेप्थ। जो ऑब्जर्व डेप्थ है या व्यूड डेप्थ, जिसे हम व्यू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वही व्यू डेप्थ कहलाता है, ऑब्जर्व डेप्थ कहलाता है। तो कहानी में क्या आ रहा है कि एक आता है एपरेंट डेप्थ और दूसरा आता है रियल डेप्थ। रियल डेप्थ क्या होता है? जो रियल है, जो रियल है, वास्तव में है, जो रिफ्रैक्शन की वजह से चेंज नहीं होता, है ना। जो रिफ्रैक्शन की वजह से चेंज होता, जो रियल डेप्थ है वो रियल ही रहता है ना। जैसे मैंने बताया था बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में, पहले बता दें, अगर हमने हाथ पानी में डाला है ना, या किसी लिक्विड डाला तो टूटा हुआ दिखता है। क्या टूटा रहता है वहां पे? नहीं। लाइट क्या करता है? लाइट का रिफ्रैक्शन की वजह से हमारा हाथ टूटा हुआ दिखता है। ओके, ऑब्जेक्ट बेंड करके दिखता है ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से।
तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस आता है, क्यों वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की वजह से आता है, नॉट ड्यू टू रिफ्लेक्शन, दैट हैपेंस ओनली ड्यू टू, दैट इज ऑब्जर्व ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ इक्वल नहीं होते हैं, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। और वो ऑब्जर्वर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन से मीडियम से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर लोकेशन, ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है। ओके चलिए, ड्यू टू रिफ्रैक्शन अपरेंट डेप्थ इज नॉट इक्वल टू रियल डेप्थ, ये एक फिनोमिनन है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि रिफ्रैक्शन की वजह से जो अपरेंट डेप्थ है, जो ऑब्जर्व डेप्थ है और जो मेजर डेप्थ कह सकते हैं आप, मेजर डेप्थ भी कह सकते हैं, जो आदमी मेजर करता है, व्यू करता है, ऑब्जर्व करता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रियल डेप्थ। तो मेजर डेप्थ मतलब क्या, व्यूड को मेजर मत को, मेजर मतलब मुझे लग रहा है कि डेप्थ हो जाएगा, रियल डेप्थ हो जाएगा, जब हम मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, रियल हो जाएगा। और अपरेंट जो हमें दिख रहा है, दिख रहा है, हम मेजरमेंट नहीं कर रहे लेकिन हमें दिख रहा है ना, तो उसको भी मेजर कर सकते हैं, दोनों मेजर हो गए उस हिसाब से। ओके, तो अपरेंट डेप्थ इज नॉट इक्वल टू रियल डेप्थ, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जब भी आप कोई बॉल किसी बाल्टी के नीचे या ग्लास के अंदर नीचे रख देते हैं तो ऑब्जेक्ट ऊपर दिखता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। कोई ग्लास लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते हैं और किसी वॉल के ऊपर ऑफिस में कहीं पर रख देते हैं तो लेटर क्या होता है, ऊपर की ओर दिखता है। क्यों होता है ये सब घटनाएं, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जो रियल डेप्थ है ऑब्जेक्ट का, वो रियल डेप्थ नहीं रहता, ऊपर आ जाता है, ऊपर दिखता है रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। तो पहला केस हम लोग क्या करते हैं कि इफ रियल डेप्थ, इफ अपरेंट डेप्थ इज लेस देन रियल डेप्थ, अगर हमारा अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को व्यू किया गया है रेयर मीडियम से, इट मींस ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम द रेयर मीडियम। रेयर मीडियम से जब हम ऑब्जेक्ट को व्यू करेंगे, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट हमने वाटर में रखा हुआ है, तो उसको रेयर मीडियम से ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहाँ बनता है, आंखों को ये इमेज ऊपर की ओर शिफ्टेड दिख रहा है, कुछ ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। क्या ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया, क्या नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं गया, इसका इमेज यहाँ बना हुआ है, ऑब्जेक्ट का इमेज बना हुआ है, दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से घटना घट रहा है। तो चलिए फ्रॉम स्नेल्स आप क्या पढ़ते हैं, म्यू 1 sin i इज इक्वल टू म्यू 2 sin r, हमने स्नेल्स लॉ से पढ़ते हैं। तो sin i इज इक्वल टू डी बाई ओ ए, है ना, डी sin i मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, डी बाई ओ ए, sin r इज इक्वल टू डी बाई क्या i a, है ना। तो sin i तो ये आ गया, है ना, sin r कितना होगा, ये जो sin r है, इसको अगर हमने यहां से अगर मैंने इसको यहां ड्रॉ किया, है ना, तो ये i है, तो ये कितना होगा, i माइनस r, है ना, ये कितना होगा भाई, r माइनस i, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, एंगल r, ये भी कितना होगा r, है ना। तो यहां देखिए μ2 इज इक्वल टू डी बाई आई ए, और a इज क्लोज टू वेरी क्लोज टू, समझो i इज वेरी क्लोज टू b, इट मींस जो हमने मेजरमेंट किया है इस हाइट से, यहां से इस पॉइंट से मेजरमेंट किया, a को और b के हिसाब से लेके जाते हैं, बहुत नजदीक लेके जाते हैं, अपना आंख जो है बहुत नजदीक आता है, b के आसपास आ जाता है, तो a b के नजदीक आ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, μ1 OB, और d से d कैंसिल हो गया ना, d से d कैंसिल हो जा रहा है, μ1 OB इज इक्वल टू μ2 IB इज इक्वल टू रियल डेप्थ, सॉरी अपरेंट डेप्थ, है ना, IB इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ है जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है, जो हमें फील कर रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं, है ना। अपरेंट डेप्थ दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू μ2 बाय μ1, तो क्या आ रहा है, h रियल इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, देख लीजिए इस चीज को। और इस केस में आपको दिख रहा है ना कि μ1 जो है, ये तो मैंने जनरल केस बताया है ना, एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मैंने जनरल केस बताया है। अगर मैं इस केस में μ1 बाय μ2 को म्यू मान लूं, है ना, h, है ना, और उसके बाद μ1 बाय म्यू को इतना आ जा रहा है, तो ये क्या है, अपरेंट डेप्थ है। ओके, मतलब अब म्यू जो है ग्रेटर देन क्या है, 1 है, तो म्यू है क्या, तो म्यू इज इक्वल टू μ1 बाय μ2 दैट इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो इस केस में अपरेंट डेप्थ इज लेस देन रियल डेप्थ, देख लीजिए। ओके, तो क्यों हमें ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि हमने उसको रेयर मीडियम से देखा है, ठीक है। एक और इसमें कहानी आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब स्मॉल एंगल्स होंगे, एंगल i, एंगल
और अगर स्मॉल एंगल्स होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan I and that is approximately equal to I. For the small angles, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, कुछ भी हो, स्मॉल एंगल्स के लिए हम इस तरह से पढ़ते हैं, तो tan I के फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan I भी इसको समझ सकते हैं हम, है ना, tan I परपेंडिकुलर बाय हाइट sin I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय tan I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है d और हाइट कितना है OB, है ना, वो भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं, एंगल के हिसाब से भी समझ सकते हैं। क्या होगा परपेंडिकुलर बाय, ये क्या आएगा, एक ही बार में लिख देंगे यहाँ पर OA को क्या लिख देंगे, OB लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है OA, है ना, OB लिख देंगे और यहाँ पे I भी लिख देंगे, तो भी हमारा काम बन जाएगा। ओके, यहाँ से देखिए sin I इज इक्वल टू tan I फॉर द स्मॉल एंगल्स दैट इज इक्वल टू I। ओके।